गुड आफ्टरनून एवरीवन। इवनिंग होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। सर फोन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। ओके सुनीत भाई, थैंक यू। चलिए भाई जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाओ, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करें। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ही हो चुका है अब तो। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके गौरव, हेलो। जो जो लोग कनेक्टेड हैं जल्दी से एक बार कमेंट करें, फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग प्रीति, पिंकी। चलिए तो सब लोग आ चुके हैं। चलिए ओके भाई। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने E1CB की बातें कर ली थी। E1CB मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों ने बोला था अगर आपके पास में कोई भी कंपाउंड आपके पास में गिवन है, ठीक है, और उन कंडीशंस में मान लो कोई CH बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट। हाँ गुड इवनिंग भाई। अगर कोई भी CH बॉन्ड आपके पास में गिवन है और उसके पास में एक कार्बन छोड़ के अगले मतलब बीटा पोर्शन के ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, उन कंडीशन में अगर आप बेस डालते हो तो बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, सबसे पहले वो प्रोटॉन बाहर निकलता है और प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद में पहले वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ में रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करके जब वापस आता है तो वहां से जो आपका लिविंग ग्रुप होगा ना, कोई भी बैड लिविंग ग्रुप रहा हो, जैसे वो आपका क्या रहा हो, फ्लोरीन जैसा रहा हो, OH जैसा रहा हो, NH2 जैसा रहा हो, तो फिर वो वहां से लीव करता है और इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, E1CB मैकेनिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिन एलिमिनेशन का है। किसका है? सिन एलिमिनेशन का है। देखिएगा चल रहा है इसमें तो वो दे दो, फिर चला दो। ठीक है, आइए सिन एलिमिनेशन की बात करते हैं। मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेम वालों के लिए आप लोग मैंने जाने को बोल दिया था। आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा सिन एलिमिनेशन या फिर दूसरे टाइप से हम लोग बात करें EI की, मतलब एलिमिनेशन इंटरनल। ठीक है, इंटरनल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आपके पास में सिन एलिमिनेशन की कंडीशंस बनती हैं तो ये जनरली हमेशा हीट की प्रेजेंस में की जाती हैं। देखिए मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स कौन से होंगे कि जब भी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे नो एक्सटर्नल, ये बातें तो मैंने वहां पे भी लिखवाई थी, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा। नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नीडेड, बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल की आपको जरूरतें नहीं होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि जो आपका सबस्ट्रेट रहा होगा, अ पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो आपका सबस्ट्रेट रहा होगा ना, उसका एक पार्ट किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और वो क्या करता है? विच अब्स्ट्रैक्ट्स बीटा प्रोटॉन। वो बीटा पोर्शन के ऊपर जो प्रोटॉन रहा होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। आप देखो बीटा प्रोटॉन बोलना अकेला सही नहीं होगा। बीटा पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट डिटीरियम भी हो सकता है और आपके पास में ट्राइटियम भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट वहां से हो सकते हैं।
इसके अलावा तो ये एक इंटरनल एलिमिनेशन का क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल इंटरनली पड़ा हुआ है, सबस्ट्रेट इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट होगी, जब कभी भी ये रिएक्शन होगी तो इसके अंदर हाई टेम्परेचर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड क्यों होंगे, इसलिए रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि हमें जो होमोलूमो जो गैप है ना, होमोलूमो जो गैप रहा होगा अपना, पूरा लिख देता हूं, होमोलूमो जो आपका गैप रहा होगा, उस गैप को हमें अचीव करना है। टू अचीव होमोलूमो गैप, टू अचीव होमोलूमो गैप, उसको अचीव करने के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है तो फिर उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या तो आप उनको थर्मोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हो, थर्मोलाइसिस रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर आप उनको क्या बोल सकते हो, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या पायरोलिसिस आप बोल सकते हो। ठीक है, पायरोलिसिस रिएक्शन, तो वो थर्मोलिसिस रिएक्शन होंगी या फिर पायरोलिसिस रिएक्शन नहीं होंगी। सिन एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो आपका डायाहेड्रल एंगल रहा होगा, देखो यहां से जो आपका सबस्ट्रेट है ना, उस सबस्ट्रेट के अंदर जो एक पार्ट है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और जो ट्राइटियम रहा होगा, उनके अंदर जो डायाहेड्रल एंगल बनेगा, डायाहेड्रल एंगल यही तो होता है। हम लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और इस पोजीशन के ऊपर पिछले वाले सेंटर के ऊपर जो भी एच लगा हुआ है तो ये इसको पकड़ने वाला है ना, तो ये जो डायाहेड्रल एंगल है ना आपका, ये डायाहेड्रल एंगल जितना कम रहा होगा, सिन एलिमिनेशन की रेट जो होंगी वो उतनी फास्ट होंगी और वहां पे सिन एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज अच्छी होंगी, क्योंकि पास में होगा तो इजीली पकड़ेगा। इसलिए ये बोला जाएगा कि जो सिन एलिमिनेशन है उनके केस में जो आपका थीटा है, थीटा क्या है, डायाहेड्रल एंगल शुड बी मिनिमम। वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो सबसे अच्छी रेट आएंगी, फिर 60 में, फिर 120 में और 180 में कोई भी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन से नहीं देखी जाएंगी। तो ये आपके पास में क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। एक पॉइंट और क्या होगा कि अगर मान लीजिए जब आप पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करवाने जा रहे हैं तो फिर जो भी बीटा प्रोटॉन क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा होगा, उसके जो अब्स्ट्रक्शंस की रेट होंगी, उसके जो अब्स्ट्रक्शन की जो टेंडेंसी होंगी वो कैसी होंगी, एब्स्ट्रक्शंस हाई होंगे। इसलिए जितना ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा ना उतना इजीली वो बाहर निकलेगा। तो मतलब जो आपका बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन है वो एक तो लेस क्राउडेड होना चाहिए और दूसरी बात वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अगर क्राउडेड भी है तो फिर उसकी एसिडिटी हाई होनी चाहिए। तो उस डायरेक्शन से एलिमिनेट होंगे जहां पे आपकी क्या रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या रही होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीटा प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहो, कम रही हूं। ठीक है, चलें आगे। ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, इनको मैं एक एक करके बाई एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ओके, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। विनीत भाई गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिएगा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी कंपाउंड गिवन है, जैसे कोई भी कंपाउंड में आपके पास में कोई भी एस्टर गिवन है या थायो एस्टर गिवन है या जेंथेट है या ओ एस्टर या एस एस्टर है। ठीक है, ऐसे मैं सारी की सारी स्पीसीज बना रहा हूं। देखिएगा, एक मैं जर्नल आपके सामने सबस्ट्रेट बना रहा हूं। जर्नल सबस्ट्रेट कैसा है अपना, ये मैं केस नंबर 1 लेके चल रहा हूं जब आपके पास में न्यूट्रल स्पीसीज है। कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। केस नंबर 1 में मैंने जर्नल सबस्ट्रेट लिया आपके पास में कुछ इस टाइप का कि मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे R1 लगा हुआ है, इस पोजीशन के ऊपर R2 लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड है, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर से अगले पोजीशन पे यहाँ पे आपका R3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका R4 लगा हुआ है। R ग्रुप जो है वो कोई भी अल्काइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर कोई भी आपका अराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपके पास में एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको मैंने X बोल दिया है।
फिर सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कार्बन आएगा और कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कोई दूसरा वाई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी मान लो कि कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा सबस्ट्रेट आपको गिवन होगा पेपर में, जो जर्नल कैटेगरीज होंगी। उन जर्नल कैटेगरीज में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका एक्स एंड जो आपका वाई ग्रुप है ना, ये आपके क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर हो सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर ये वाला एक्स, अगर आपका एक्स ग्रुप जो है अगर वो ऑक्सीजन हो जाए तो फिर सी डबल बॉन्ड आर आएगा, तो इसके साथ में यहां पे वाई भी अगर ऑक्सीजन रहा हो तो फिर वो किसका केस बन जाएगा, एस्टर का केस बन जाएगा। अगर ये वाला ग्रुप अगर आपका सल्फर रहा हो और फिर से आपका यहां से कैसा आ जाए, सिंगल बॉन्ड आर आ जाए और इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, तो ये फिर आपका थायो एस्टर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में क्या आ जाए, ऐसे ही पॉसिबिलिटी बन जाए कि दोनों के दोनों सल्फर हो जाएं, ठीक है, दोनों के दोनों सल्फर हो जाएं, या फिर फर्स्ट अटैचमेंट वाला आपका क्या रहा हो, फर्स्ट अटैचमेंट वाला ऑक्सीजन रहा हो और जो आपका सेकंड अटैचमेंट है उसके ऊपर सल्फर रहा हो। तो ये आपके पास में क्या बनेगी, 4 पॉसिबिलिटीज जर्नली दिखाई देती हैं जब भी एग्जाम में इस टाइप का सबस्ट्रेट आता है, ठीक है। इन चारों पॉसिबिलिटीज को देखना क्या ये प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में देखना कि उसके रिस्पेक्ट में क्या बीटा पोर्शन के ऊपर प्रोटॉन है या नहीं है। अगर बीटा पोर्शन के ऊपर प्रोटॉन मिल जाए तो उसके बाद में इसको स्ट्रांगली हीट कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा, स्ट्रांगली हीट कर रखा होगा। वो टेम्परेचर डिपेंड करता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जो आपका टेम्परेचर जनरली वेरी करते हैं वो 100 से 500 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जनरली गिवन होते हैं। जैसे आप हीट करते हो तो देखो ये सारे के सारे स्पीसीज जो हैं वो सारे के सारे हेटेरोएटम है, और अगर सारे के सारे हेटेरोएटम है तो उनके पास में क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा। यहां से वो क्या करते हैं, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है CH, इसका जो सिग्मा स्टार रहा होगा, इस सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालता है, और जैसे ही यहां से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएंगी ये सिग्मा बॉन्ड वीक पड़ने लगता है, और वीक पड़ने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और देखो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ही एक तो आप तरीका इस तरीके से दिखा सकते हो, या वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जा रही है और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गई, ताकि इसका डायरेक्ट इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसी मैकेनिज्म से जाएगा। जब मैकेनिज्म से जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है आपका वो बन के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में रिजल्टेंट जो आपकी जनरेट होगी, यहां पे पहले सिग्मा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस पोर्शन के ऊपर R3 R4 आ जाएंगे, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिन एलिमिनेशन इन केस ऑफ O एस्टर, S एस्टर या जेंथेट। जेंथेट में दोनों सल्फर आते हैं, और इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म को जर्नली जब दोनों सल्फर होते हैं तो फिर उसको चुगेव एलिमिनेशन का नाम दे दिया जाता है। किसका नाम दे देते हैं, चुगेव एलिमिनेशन का नाम दे देते हैं। क्या आप सब लोगों को ये सारी की सारी कहानियां क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। जल्दी बताइए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने इस वाले पार्ट के बारे में बताया कि आपका यहाँ पे X, यहाँ से R और डबल बॉन्ड Y, ये सारी तो चीजें लिखी हुई हैं, ये ऐसी वाली चीजें। किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से कमेंट करें। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो आगे चलिए, ठीक है भाई। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाना आपको स्टार्ट करता हूं यहां से, ओके, नो डाउट, ठीक है भाई। क्वेश्चन ले लेते हैं एक एक करके। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी इनिशियल कोई भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है, जैसे पेपर में आ जाए कि आपके पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। ऐसा सबस्ट्रेट आपको गिवन है। इसमें आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने CH2 डाल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, बेस की प्रेजेंस में। वो बेस आपका क्या हो सकता है, कोई भी वीक बेस ले सकते हैं जो प्रोटॉन निकाल ले ऑक्सीजन वाले प्रोटॉन को, यहां से एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। ये आपका पहला केस है।
उसके बाद सेकंड केस में हम लोगों ने इसके अंदर क्या डाल दिया है, मेथिल आयोडाइड डाल दिया है, और थर्ड केस में हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, स्ट्रांगली हीट कर दिया है, और पूछ लेगा बता प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले बेस आएगा, बेस आके इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा और इसको क्रॉसपॉन्डिंग किसमें, अल्कोक्साइड ग्रुप में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करेगा तो आपका बनने वाला यहां पे डबल बॉन्ड O, और इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। अब देखो सॉल्यूशन में आपने क्या डाला है, CH2 पड़ा हुआ है। अगर CH2 पड़ा हुआ है तो जैसे अपनी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है, वैसे ही लीनियर क्या होगा आपका, CH2 रहा होगा। अब बताओ CH2 में ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है तो CO2 के ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर नेगेटिव चार्ज को इजीली स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो यहां से S नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, जनरेट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड हो, यहां पे ऑक्सीजन था, इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक किया है, तो एक तो आपका S नेगेटिव बन चुका है, और दूसरा आपके पास में क्या था, सेकेंड डबल बॉन्ड S था। अब इसके ऊपर आपने क्या डाला है, मेथिल आयोडाइड डाला है। अब बताओ सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑलवेज SN2 करवाएगा। बोलो यार, ऑलवेज ही SN2 करवाएगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट मेथिल आयोडाइड तो किसका है, SN2 का ही सबस्ट्रेट है। तो इसके ऊपर अटैक करेगा, मेथिल आयोडाइड को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ही बाहर निकालेगा आपके पास में जो सबस्ट्रेट जनरेट होगा वो C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका ऑक्सीजन था, यहां पे आपका क्या था, एक यहां पे कार्बन था, कार्बन के ऊपर SMe लगा दो और इस तरफ डबल बॉन्ड S लगा दिया है। अब देखो बीटा प्रोटॉन की एक ही पॉसिबिलिटी है, यहीं पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर यहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सल्फर आएगा, H को पकड़ेगा, आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, और ये सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे ही ट्रांसफर होंगी आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, सिन एलिमिनेशन का केस था। बताओ क्या सब लोगों को क्लियर है, क्या किसी को भी कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, जल्दी कमेंट करें एक बार। क्या इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है, ऐसे सीन एलिमिनेशन होते हैं भाई, ऐसे सीन एलिमिनेशन होंगी। अब देखो ये जो आपका सबस्टेट बना है, इस सबस्टेट के ऊपर आगे क्या रिएक्शन करवा सकता है, दिमाग लगाएं। ये माइकल का सबस्टेट है, अगर माइकल का सबस्टेट है तो माइकल एडिशन टाइप की रिएक्शन यहां से करवा सकता है। अगर माइकल एडिशन टाइप की रिएक्शन करवा सकता है तो फिर से देखेंगे हम लोग, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इससे, इसकी रिएक्शन है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, खूब अच्छी सी रिएक्शन है हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सब लोग एक बार करके बता दें, सब लोग एक बार करके बता दें। सब लोग करके बता दें, ये स्टीरियो के साथ है, जल्दी से ट्राई करो भाई। जल्दी से एक बार ट्राई करें।
क्या नेट सही चल रहा है आपका? यहीं पे ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे भी करेगा? कर रहा है तो वहाँ भी कर रहा है। पक्का ना? बच्चा बोला भी बच्चे ने नहीं बोला भाई। तो ठीक है, तो हमारा भी वाईफाई खराब है, लैन वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है ना, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो भाई। लेफ्ट साइड में आएगा डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। और बताएं, सब लोग बताओ भाई। डबल बॉन्ड मिथाइल की तरफ आएगा। मिथाइल की तरफ क्यों आएगा? मिथाइल की तरफ क्यों आएगा? देखना, अगर यहां पे बात की जाए तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, KH गिवन है कि नहीं है? अगर KH गिवन है तो ये वाले इस प्रोटोन को ही पकड़ेगा, एसिडिक प्रोटोन है। अगर इस वाले प्रोटोन को पकड़ेगा तो इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने क्या डाल रखा है इसके ऊपर? एसिड क्लोराइड डाल रखा है। एसिड क्लोराइड कैसा होगा अपना पास? ACO2 कैसा होगा? OC डबल बॉन्ड OCH3, ऐसा ही तो होगा। यहां से O नेगेटिव आएगा, मेथिल वाले इस C डबल बॉन्डों के ऊपर अटैक करेगा, खुलेगा। खुलने के बाद में वापिस आएगा, तो जो आपका एसिटेट ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपके पास में जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो डैश के ऊपर एथिल था, यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन था। फिर से देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या है? वेज के ऊपर ही क्या जनरेट हो रहा है? वेज के ऊपर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो C डबल बॉन्ड O आएगा और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हो, तो मेथिल आ जाएगा। इसके अलावा इस वाली पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर मेथिल है, आगे कुछ भी लगाओ कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, यहां पे आपके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वेज है तो ये तो सिन एलिमिनेशन है, और अगर ये सिन एलिमिनेशन है तो फिर ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, जैसी स्टीरियो इस वाले पार्ट की रही होगी तो वो तो इसी स्टीरियो वाले प्रोटोन को निकालेगा, ताकि वो दोनों पैरेलल हो, डायाहेड्रल एंगल कम हो। इसका मतलब वो सेम स्टीरियो वालों को निकालने की कोशिश करेगा। यहां पे तो ट्रांस में लगा हुआ है, और ट्रांस में एंगल कितने के होते हैं? 180 के आसपास, तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या तो यहां से निकल सकता था, क्या यहां से निकल सकता था, या फिर यहां से निकल सकता है। पॉसिबिलिटी कहां से होगी? यहीं से होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिन है, इन दोनों पोर्शन के ऊपर मेथिल लगा हुआ है। ये लोन पेयर H को पकड़ेगा, आगे जाएगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एथिल, इस वाली पोर्शन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा जाएगा? वेज के ऊपर एमी, और यहाँ पे भी क्या था? वेज के ऊपर एमी आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेफ्ट साइड से जनरेट होगा, बिल्कुल ओके, सही है। चलिए, इस वाले केस को जब करेंगे तो पक्का चेयर बना के चेक करेंगे। देखो, इसको चेयर में कन्वर्ट करो। सबसे पहले जब कभी भी सीन एलिमिनेशन का या किसी का भी केस आ जाए तो उनमें चेयर बनानी जरूरी है। यहां से वही सारा काम है जो हम लोगों ने एसिड किसके साथ में किया है? एसिड अनहाइड्राइड के साथ, सॉरी, एसिड अनहाइड्राइड के साथ किया है। तो यहां से क्या आएगा? पिरिडीन आएगा, पिरिडीन प्रोटोन को पकड़ेगा, फिर से O नेगेटिव जनरेट होंगे, और वो ए नेगेटिव OAC के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करेंगे, हाँ भाई, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार ट्राई करें भाई सब लोग, 1 मिनट देना मेरे को, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, 1 ही मिनट देना बस।
चलिए देखिए, ठीक है, हो आगे चलिए देखिए, अगर यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, इसको ओएसी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब चेयर में बना लीजिए इसको, ठीक है, देखिए चेयर में बनाया, ये चेयर बना लिए, इस वाली पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर आइसोप्रोपाइल ऊपर की तरफ लगा लिया, 1 2 3 4, थर्ड पोर्शन के ऊपर 1 2 3 4, इसके ऊपर मेथिल डाउनवर्ड आ चुका है। अब आपको क्या चेक करना है, इस वाली पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इस ऑक्सीजन की एसिड क्लोराइड एसिड एनाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन हुई होगी तो इसने OCOMe इस टाइप का कंपाउंड जनरेट कर लिया होगा। अब इसको आपको स्ट्रांगली हीट करना है। अगर स्ट्रांगली हीट करना है तो फिर आपको सिन एलिमिनेशन चेक करना है। तो एक तो प्रोटॉन आपके पास में ये वाला होगा और एक प्रोटॉन बीटा पोर्शन पे यही दोनों प्रोटॉन होंगे। ये 60 का डायाहाइड्रल एंगल रखेंगे। इस पोर्शन पे एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ लटका होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन इसके एक्सियल और जो एक्सियल होते हैं वो दोनों एक दूसरे के 180 में होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो फिर ये वाला प्रोटॉन तो नहीं निकल सकता है। अब ये दोनों प्रोटॉन बचे, देखो डायहाइड्रल एंगल 60 का कैसे होगा, ऐसे न्यूमैन बना के चेक करना। इस न्यूमैन में इस वाली पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन है और इसमें पीछे वाले सेंटर के ऊपर ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो ये एंगल आपका कितने का जाएगा, 60 का। इसका मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल वैलेंसी होती है चेयर में, वो डायहाइड्रल एंगल कितने का रखती है, 60 का रखती है जनाब, ठीक है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी तो यहां से है और एक पॉसिबिलिटी यहां से है। आपको क्या चेक करना है कि ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, बोलो वो किस तरफ है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इस तरफ Me क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ रही होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो रही होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी। तो ये इस वाले प्रोटॉन को क्या करेगा, यहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका जो रिजल्टेंट डबल बॉन्ड आएगा ना, वो Me की तरफ ना आके Me से ऑपोजिट साइड से आएगा। इसका मतलब इस पोर्शन के ऊपर वेज पे हाइड्रोजन था और इस वाली पोर्शन पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, ये इस डायरेक्शन वाला एलिमिनेशन होगा। और जब एलिमिनेशन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आएगा ना आपका, वो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड डैश के ऊपर Me और यहां पे क्या था, वेज के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप था। कितने लोगों ने यही बनाया है, कितने लोगों ने यही प्रोडक्ट बनाया है, गलती तो नहीं कर दी है। Me साइड से लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाना है। सिन एलिमिनेशन के लिए प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी है। बोलो जल्दी से, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट होनी नहीं चाहिए इसमें, यही था। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर ये नेट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इसको करके बता दो, फिर ये खत्म हो जाएगा इस वाला पार्ट। फिर हम लोग सेकंड कैटेगरी की तरफ चलेंगे। इसमें यहाँ पे वेज के ऊपर आपको क्या दे रखा है, डिटीरियम दे रखा है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन दे रखा है, वेज के ऊपर सल्फर दे रखा है, फिर से यहाँ पे सल्फर दे रखा है और CH3 दे रखा है। ये इस पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन दे रखा है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन दे रखा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे रखा है। इसको हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर दिया है। पहला क्वेश्चन ये वाला है आपका। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे वेज के ऊपर सल्फर है, फिर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, S है, मेथिल है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, स्टीरियो का ही चेंज है इसके अंदर। ऑक्सीजन यहाँ पे अब की बार वेज के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर दिया है। दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं इसमें प्रोडक्ट बाद में बनना है। पहले जो आपका जो सबस्ट्रेट है ना, उस सबस्ट्रेट में प्रोटॉन का एसिडिक होना तो जरूरी है। प्रोटॉन तो तभी निकलेगा जब उसके अंदर पोलैरिटी होंगी। जब मेथिल आ जाएगा तो CH बॉन्ड नॉन पोलर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, और जब नॉन पोलर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएंगी और उसका निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस केस में पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए वही प्रोटॉन बाहर निकलता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, जो वही निकलता है बाहर जो स्लाइटली एसिडिक होता है। सिन होने के साथ में स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए।
चलिए जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से ट्राई कर डालिए एक बार। फर्स्ट में डी निकलेगा। ओके, लेफ्ट साइड से। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो देखो ये वेज के ऊपर लगा हुआ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दूसरी यही पॉसिबिलिटी है। इस तरफ तो डैश के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ क्या लगे हुए हैं आपके कार्बन्स लगे हुए हैं, या एक जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सल्फर आएगा, डी को पकड़ेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, बना लेना डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर इस वाले केस में बात करेंगे तो देखो एक तो आपका डी निकल सकता है और एक आपका एच निकल सकता है, दोनों ही सिन है इस ग्रुप के। अब बात किसके लिए जाएगी, यहाँ पे इस साइड जो आपका सब्सटेंट लगा हुआ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या लगाएगा, -I लगाएगा इस केस में, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो उस तरफ क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, वरना रेजोनेंस कुछ पॉसिबल है नहीं। इसलिए ये वाला जो प्रोटॉन होगा ना, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज रही होंगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज हाई होंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाई होगी तो फिर सल्फर आएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, फिर से इसको यहां से बाहर निकाल देगा। तो इस केस में डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहले में डी निकलेगा, सेकंड वाले में एच निकलेगा। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मैं आपको एक रिएक्शन सिखाता हूं। ठीक है, मोकॉम्बी बार्टन मोकॉम्बी रिएक्शन सिखाता हूं। ठीक है, सुनिएगा। अभी कुछ लोगों ने कल ही हम लोग गेट का पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक रिएक्शन ऐड हुई है जिसका नाम था मोकॉम्बी। ठीक है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक आपके पास में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो चुगेव एलिमिनेशन की बातें हम लोगों ने की है। तो जो आपका चुगेव एलिमिनेशन है उससे बार्टन एलिमिनेशन है, और इससे बार्टन मोकॉम्बी, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, मोकॉम्बी जो रिएक्शन है आपकी, मोकॉम्बी रिएक्शन है, स्पेलिंग एग्जैक्ट देख लेता हूं, हाँ यहाँ पे ओ नहीं है। ठीक है, मोकॉम्बी जो रिएक्शन है आपकी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए आपको जो सबस्ट्रेट मिलता है ना वो एक ही टाइप का मिलता है दोनों में। सबस्ट्रेट कैसा मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपको कंपाउंड गिवन है, इस वाली पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर OH लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड पोर्शन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, ये कोई भी आपका कीटोन था उसका हम लोगों ने प्रोटेक्शन करवा रखा है। इसके ऊपर पहले केस में मैंने क्या डाला है, इसके ऊपर मैंने CH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाल दिया है। सेकंड केस में इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, मेथिल आयोडाइड डाल दिया है, और थर्ड केस में मैंने इसको क्या कर दिया है, स्ट्रोंगली हीट कर दिया है। अगर आप ऐसी कंडीशनें बनाते हो इस केस में तो ये आपकी चुगेव एलिमिनेशन की कंडीशंस बन जाएंगी। और अगर मैं चुगेव एलिमिनेशन की बात करूंगा तो फिर यहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि सबसे पहले ये प्रोटॉन यहां से बाहर भागेगा, फिर कौन आएगा, CH2 इसके साथ में आके लग जाएगा, फिर मेथिल लग जाएगा। तो जो आपका रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड S एमीन जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। इसके पास में इस वाली पोर्शन के ऊपर मेथिल लगा हुआ है, इस तरफ कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी इसी साइड से है, तो S आएगा, इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को बाहर निकालेगा रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में वो कैसा दिखाई देगा, इस पोर्शन के ऊपर मेथिल, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये आपका जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ये जो था आपके पास में वो चुगेव एलिमिनेशन था। लेकिन मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिर से वही पुराने वाली कंडीशनें इसके ऊपर डाली, और पुराने वाली कंडीशन में हम लोगों ने क्या क्या लिया, सबसे पहले केस में
इसके ऊपर हम लोगों ने CH2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सेकेंड केस में इसके ऊपर हम लोगों ने मेथिल आयोडाइड डाल दिया है, ठीक है, मेथिल आयोडाइड डाल दिया है। इसके बाद में थर्ड केस में इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, SBU3SNH डाला इन प्रेजेंस ऑफ AIBN। किसकी प्रेजेंस में, AIBN की प्रेजेंस में डाल दिया है। और इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, हीट कर दिया साथ में, ठीक है। अगर आपने ऐसी कंडीशन है अगर आप लेके चलते हो तो ये तो आपके पास में बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है जैसा आपने वहां पे बना था। इसका मतलब जो फर्स्ट प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है वो तो यही वाला है। अगर ऐसा जनरेट होने वाला है तो ये लीजिए हम लोग बना लेते हैं, ज्यादा देर नहीं करते इसमें। इस पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। यहाँ पे वेज के ऊपर क्या लगा हुआ था आपका, ऑक्सीजन था। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन के ऊपर SMe आ जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड S। अब देखिए इसके अंदर आपने थर्ड स्टेप में डायरेक्ट सिंपल हीट ना करके आपने Bu3SNH AIBN का आप लोगों ने यूज कर लिया है। ये आपने खूब पढ़ा होगा फ्री रेडिकल के अंदर AIBN को, ठीक है। AIBN का शेप कैसा होता है अपने पास में, कुछ इस टाइप का आता है, ऐसा अजो आइसोप्रोपाइल क्या था AIBN, ठीक है, अजो आइसोप्रोपाइल कुछ इस टाइप का शेप अपने पास में बन जाएगा, ठीक है। ये शेप होता है आपके पास AIBN, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ये डालेंगे तो यहां से क्या किया हम लोगों ने, इसको हीट कर रखा है। जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपके, जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स को हम लोग क्या करवा देंगे, जनरेट करवा देंगे। ये पूरी डिटेल में आपको सुमित सर ने पढ़ा रखा है। फ्री रेडिकल ये टूटेगा तो साइनाइड जनरेट होगा, इस पोर्शन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। आपको पता है कभी भी किसी भी रेडिकल के बगल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो फिर वो उसको स्टेबलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि इनकी यहां से क्या होती है, मिक्सिंग होती है। MOT के बेस पे आंसर आता है कि इसका जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वो कैसा होगा आपका, थोड़ा सा एनर्जी में ओवरऑल जो होता है आपका वो स्टेबलाइजेशन आ जाता है। स्टेबलाइजेशन की वजह से ये रेडिकल्स चाहे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंट रहा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट रहा हो, ओवरऑल इनके अंदर स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर आपने क्या डाला है, इसके ऊपर आपने डाला है Bu3SNH। यहां से ये जो आपका AIBN होता है वो कैटालिटिक अमाउंट में होता है। ये रेडिकल आएगा यहां से H को पकड़ेगा, जैसे ही H को पकड़ेगा SnBu3 रेडिकल जो है आपका वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ये रेडिकल जनरेट होगा वो अपना जो अपना सबस्ट्रेट था वो तैयार था। सबस्ट्रेट कैसा था, कुछ इस टाइप का। ये लीजिए इस पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे क्या लगा हुआ था, कुछ इस टाइप से सल्फर लगा हुआ था और यहां पे SR लगा हुआ था। कुछ गड़बड़ हुई है भाई, कुछ शायद कुछ गड़बड़ हुई। CH2 था ना, हाँ तो अटैक हुआ ना, तो हम लोगों ने तो हर जगह गड़बड़ कर दी क्या, नहीं ठीक है, ठीक है, यही जनरेट होगा, हाँ यही जनरेट होगा, ठीक है। यहां से ऐसा वाला आपका जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखो SN जो होता है, SN जो रेडिकल है इसकी जो टेंडेंसी होती है वो सल्फर के लिए हाई होती है। सल्फर के साथ ही अच्छा बॉन्ड बनाता है। अगर ये अच्छा बॉन्ड बनाता है यहां से इसका एक रेडिकल इसके साथ में कंबाइन होगा और इस पाई बॉन्ड का एक रेडिकल इसके साथ में कंबाइन हो जाता है। जैसे ही रेडिकल कंबाइन होंगे इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका रेडिकल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखो यहां से एक रेडिकल आया, इस बॉन्ड के अंदर दो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ गए, एक इलेक्ट्रॉन SN वाला आ गया, तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका कैसा दिखाई देगा, ये लीजिए कुछ इस टाइप से। यहाँ पे वेज के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के ऊपर सल्फर था, यहाँ सल्फर, सल्फर ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, SnBu3 के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इस वाली पोर्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, SR लगा हुआ है। इस पोर्शन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। अब क्या होगा, जब आप इसको हीट करते हो ना, जैसे आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो हीट की प्रेजेंस में जो ये वाला कार्बन का और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट जाता है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होंगी, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, रेडिकल इसके साथ में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। साथ में इस वाली पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन लगे हुए थे शायद, कुछ इस टाइप से।
ये ऑक्सीजन लगे हुए थे, ठीक है, ये वाला। अगर ये जनरेट हुआ है तो आपका रेडिकल जनरेट हो चुका है कुछ इस टाइप का, ये लीजिए, ऑक्सीजन था, इस पोर्शन पे रेडिकल आ गया। अब अगली कहानी क्या है जनाब, अगली कहानी ये है कि आपके पास में जो आपने Bu3SNH लिया है ना, वो हम लोग एक इक्विवेलेंट लेके चलते हैं और AiBN को कैटेलिटिक अमाउंट में लेके चलते हैं। AiBN जो होता है वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, और यहां से ये किसका काम करता है, जो आपका प्रोटॉन है उसको सप्लाई करने का काम करता है। तो यहां पे जो भी आपको Bu3SNH दे रखा हो या Bu3SND दे रखा हो, डेटोरेटेड दे रखा हो, तो उन कंडीशन में पहचान लेना यहां पे क्या दे रखा है, और ये रेडिकल जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने लग जाएगा और इस तरफ SN के साथ में एक रेडिकल निकल जाएगा। जो SN के साथ में रेडिकल निकला है वो फिर से सेम रिएक्शन चलाएगा, फिर से रेडिकल जनरेट होंगे, और अगर फिर से रेडिकल जनरेट होंगे तो आपका जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लगे हुए कुछ इस टाइप से। अब बात यहाँ पे आएगी, जनरली यहाँ पे आपको स्टीरियो गिवन है कि यहाँ पे वेज के ऊपर क्या गिवन था, एमी था ना, रिएक्टेंट में वेज के ऊपर एमी गिवन है, ठीक है। अगर वेज के ऊपर एमी गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है ना, जो 2 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं उनकी सिस फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। सिस फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए जिस डायरेक्शन में आपका यहाँ पे एमी लगा होगा उसी डायरेक्शन में आपका आने वाला प्रोडक्ट, आने वाला जो एडिशनल जो हाइड्रोजन है वो आ रहा है वो भी सेम स्टीरियो में आता है। ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। इसके अलावा जो ट्रांस में हाइड्रोजन आ सकता है वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे माइनर बन जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल मकोम्बी बार्टन मकोम्बी आपकी फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होगी। ये बेसिकली डिफरेंस है। अगर ये दे रखा है तो फिर वो फ्री रेडिकल से जाएगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जिस पोर्शन पे ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप को हटा दें और उस पोर्शन के ऊपर SN के साथ में जो भी स्पीसीज दे रखी है उसको उसी स्टीरियो में चिपका दें। जैसे यहाँ पे स्टीरियो पे H आ चुका है, तो जो भी आपको पास में रिएक्टेंट गिवन है उस रिएक्टेंट के ऊपर आपको अच्छे से पहचानना है क्या वहां पे ऐसा ग्रुप आ रहा है और ऐसी कंडीशन गिवन है। बोलिए जल्दी से, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत कहीं पे भी? बोलो यार। ओके सुनीत भाई, सब लोग बोल रहे हैं यार। ऑर्गेनिक है, मिक्स होके आएगा, कमाल ही हो जाएगा, बेहद रोमांचक है भाई। क्लियर है, चलिए ओके। तो एक क्वेश्चन करके बताओगे क्या, क्या एक क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से ट्राई करके बता दो भाई, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। डोडेकीन जो है वो आपका एज ए सॉल्वेंट की फॉर्म में गिवन है, जस्ट यूज कर रखा है। पहला केस, भाग गए क्या कुछ लोग? दूसरा जो केस है, यहां से आप देखो, यहां से आप क्या करना, 2 टाइप से रिएक्शन करवा लेना, ठीक है। ये वाला ए प्रोडक्ट बनाना, ए के ऊपर हमने हीट कर दिया है, फिर से बी प्रोडक्ट में आप AiBN डाल के इसके ऊपर क्या डाल देना, Bu3SND ये डाल देना, ठीक है, और इसको हीट कर देना। ये आपका सी प्रोडक्ट है, ये आपका बी प्रोडक्ट है। जल्दी से बी और सी बता दीजिए, कर लोगे? बोलते नहीं हो भाई, ऐसे कैसे काम बनेगा?
ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलना जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी है। बी में राइट साइड पर आएगा डबल बॉन्ड, राइट साइड पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके सुनीत, बोलो भाई विनीत, क्या जवाब देना चाहोगे? कहाँ गई पिंकी विंकी, बोलो। सी में वेज साइड के ऊपर डिटीरियम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, देखिए अगर इन केसेस में अगर आप बात करते हैं कि क्या प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है आपका, तो उन कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, शिवम कुमार दुबे जी, बी में लेफ्ट साइड में बॉन्ड आ जाएगा और सी में ओ एच हट के डी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आप क्या बना लोगे, NaH आएगा, प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, निकालने के बाद में CH2 के ऊपर अटैक करवा देंगे। बोलो यार, ये अटैक करेगा, खुलेगा। फिर क्या दे रखा है, मेथिल आयोडाइड, ये वाला S मेथिल के ऊपर अटैक करेगा, बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो A बनने वाला प्रोडक्ट है, इसकी मैकेनिज्म मैं बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। ये आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा, वो कैसा दिखाई देगा, वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, फिर से वेज के ऊपर मेथिल था, इस वाली पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर ऑक्सीजन। देखो यहां से किसके ऊपर अटैक कर रहा है ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर। कार्बन लगाएं, एक डबल बॉन्ड चिपका दें, ये लीजिए एक डबल बॉन्ड मैंने चिपका दिया है। इसके अलावा एक क्या था, एस ने एमई के ऊपर अटैक किया, एस एमई आ जाएगा। उसके बाद में इस वाली पोर्शन के ऊपर डैश के ऊपर हाइड्रोजन दे रखा है और यहाँ पे वेज के ऊपर दे रखा है। इसका मतलब ये वेज वाला जो प्रोटॉन है वो सेम साइड में, सेम स्टीरियो में। अगर वो सेम स्टीरियो में होगा तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब इस पोर्शन के ऊपर आप डबल बॉन्ड बना दोगे और ये आपका बी प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस केस में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे सिंपल केस है आपके पास, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म अभी अभी पीछे समझाई है मैंने, वैसे देख लेना। और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन लगा हुआ ना, इस ऑक्सीजन की पोर्शन के ऊपर, इस ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका डिटीरियम आ जाएगा, जो भी एसएन के साथ में हाइड्रोजन या डिटीरियम गिवन हो। तो जो आपका सी प्रोडक्ट होगा, वो सी प्रोडक्ट में कोई पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। देयर इज ओनली क्या होगा, OH हट के उसकी पोर्शन के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का। डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब OH को हटा रहे, डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम भी दे देते हैं। OH की पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने डेट्यूरियम लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक रिडक्शन की प्रोसेस है वाया फ्री रेडिकल। चलें आगे, शायद समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, ओके। देखें आगे, अगला बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं। ये आपका पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन के केसेस खत्म हुए जब आपके पास में न्यूट्रल, जो अंदर वाला जो आपका सेल्फ अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूट्रल था, एस्टर था या थायोएस्टर था। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वो अगर अटैक करे, मतलब अनायनिक की बात करने जा रहे हैं। अनायनिक अगर आपका कैसा रहा हो, लिगेंड रहा हो या न्यूक्लियोफाइल रहा हो जो अंदर प्रेजेंट हो सबस्ट्रेट के साथ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी सबस्ट्रेट गिवन है, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। केस नंबर 2 में कैसे आएंगे, अनायनिक आ रहे हैं। इन अनायनिक न्यूक्लियोफाइल की मैं बात करने जा रहा हूं। इसमें क्या होगा, इनिशियली जब कभी भी आपके पास में कोई भी क्या दे रखा हो,
अल्काइल नाइट्रोजन डेरिवेटिव दे रखा हो, लेकिन इसका टर्सरी होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी आपको आर सल्फर का कंपाउंड दे रखा हो, इसको सल्फाइड होना जरूरी है। थर्ड बात, आपको कोई भी सिलीनियम डेरिवेटिव दे रखा हो कुछ इस टाइप का। अगर ऐसा कोई भी डेरिवेटिव गिवन है तो इनको जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये क्रॉसपॉन्डिंग ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर है वो सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और जो सिलीनियम हो वो सिलीनोक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव आर, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें सबसे पहले आपको बहुत सारे रिएजेंट सुमित सर ने करवाए होंगे कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट का आप यूज कर सकते हो। वो रिएजेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा एक बार। जो आप ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, जो ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने, उस ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट चाहिए होंगे आपको, वो रिएजेंट जनरली पहला खूब MCPBA का यूज करते हैं हम लोग, MCPBA। दूसरा, कोई भी परोक्साइड यूज कर सकते हो आप, या अभी मैं पर एसिड कैटेगरीज लिख रहा हूं। MCPBA एक पर एसिड होता है। इसके अलावा दूसरा जो मिल सकता है वो ट्राइफ्लोरो पर एसिड आपको गिवन हो सकता है। इसके अलावा आपको मिथाइल परोक्साइड गिवन हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, कोई भी क्या गिवन हो सकती है, परोक्साइड गिवन हो सकती है। जैसे मेथिल के साथ में यहाँ पे OMe लगा हुआ है, ये ऑक्साइड, ये परोक्साइड आपको गिवन हो सकती है। या डायरेक्ट यहाँ पे IPR के साथ में OOH गिवन हो सकता है, या आपके पास में HiO4 गिवन हो सकता है, HiO4 गिवन हो सकता है, या फिर आपके पास में पर आयोडेट मतलब नेगेटिव फॉर्म में ये वाला भी गिवन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ आपके पास में कंपाउंड गिवन हो सकते हैं। या कभी कभी आपके पास में ऐसी वाली परोक्साइड साइक्लिक परोक्साइड भी दे सकता है। अगर ये सारे के सारे गिवन है तो उन कंडीशन में क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो फिर आपके पास में क्या होंगे आगे, देखिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में नाइट्रोजन था, और इस नाइट्रोजन पे पेटेंट ऑफिसर का जो अभी पिछला वाला जो एग्जाम था उसके अंदर एन ऑक्साइड का ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। 5 मार्क्स में एन ऑक्साइड का क्वेश्चन आया था। उसने ऐसे टर्सरी अमीन दे रखी थी और उसका ऑक्सीडेशन करवा लिया था। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में O नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो बीटा पोजीशन है ना, ये वाली अल्फा, इसके बाद में जो बीटा पोजीशन है, इस बीटा पोजीशन के ऊपर क्या तो हाइड्रोजन होना चाहिए, या डिटीरियम होना चाहिए, या फिर ट्राइटियम का होना जरूरी है। यहां से क्या होगा, जो आपका ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां से प्रोटॉन को खींचने लग जाता है। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, और देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एज अ लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है। और जैसे लिविंग ग्रुप का काम करेगा, यहां से इसको न्यूट्रलाइज कर दें और आप बना देंगे क्रॉसपॉन्डिंग एल्कीन। दूसरा आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, N के ऊपर 2 मेथिल और क्या आ जाएगा आपका OH। ये आपकी ऑक्साइम क्या हो जाएगी, यहां से जनरेट हो जाएगी। सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साइम क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्साइम कह रहा हूं, हाइड्रा NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्स NH2OH, नाम भूल गया भाई, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। NH2OH आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन आपकी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमीन। ये आपके पास में क्या होती है, सिन एलिमिनेशन की कैटेगरीज होती हैं। देखिए सिन एलिमिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जो मैंने आज की पहली जो मैंने स्लाइड स्टार्ट की थी, उस पहली स्लाइड में मैंने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था। देखें एक बार, ये प्रोडक्ट आपके पास में दिखाई दे रहा है। इस प्रोडक्ट से ही आगे रिएक्शन करवाएगा। कैसे आगे रिएक्शन करवाएगा, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखते, इसको आप देख लें एक बार कि ये आपका जनरेट हुआ था। ये पूरी आपकी पहले क्या कराएगा, चुगेव एलिमिनेशन करवाएगा, और जो चुगेव एलिमिनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का कैसे यूज करेगा, आइए उसको समझते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए उसने चुगेव एलिमिनेशन करवाई, और चुगेव एलिमिनेशन करवाने के बाद में ये उसने प्रोडक्ट बना लिया है। अब देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 कहानियां करता है जनरली, सल्फर की और सिलीनियम की खूब रिएक्शन पूछता है वो। सल्फर और सिलीनियम के केस में जो सल्फर और सिलीनियम होते हैं वो 2 टाइप से बिहेव करते हैं।
जब कभी भी आपके पास में सल्फर का या फिर लिख देता हूं यहां पे सिलेनियम, जो आपके पास में सबस्ट्रेट होंगे वो दो टाइप से बिहेव करेंगे। वो दो टाइप से कैसे बिहेव करेंगे? क्या तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं या फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। दो टाइप से बिहेवियर दिखाते हैं। जब कभी भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो उन कंडीशन में जनरली क्या गिवन होगा, जैसे आपको कोई भी आर सल्फर इसके ऊपर कोई भी हालाइड गिवन होगी, सीएल गिवन होगा या बीआर गिवन होगा, क्योंकि हेलोजन का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है हाई होती है, इसलिए ये सल्फर के ऊपर अटैक होते हैं और ये एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है ताकि यहां से सीएल बाहर निकल जाए, SN2 रिएक्शन होने लग जाती हैं। या इसके ऊपर आप सिलीनियम लगा सकते हो, सिलीनियम के ऊपर यहां पे सीएल हो सकता है या फिर बीआर हो सकता है। ऐसे ही आपके पास में कभी कभी गिवन होगा सिलीनियम का जो रिएजेंट होगा वो आर सिलीनियम सिलीनियम आर गिवन होंगे, ये वाले सबस्ट्रेट गिवन होंगे। दूसरे टाइप से कैसे होंगे, जैसे आपके पास में कोई भी RSH दे देगा और उसके ऊपर क्या डाल देगा, NaOH डाल के दे देगा। जैसे RSH दिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, NaOH के साथ में, तो यहां से जो स्पीसीज जनरेट होगी ना वो क्या जनरेट होगा, RS नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जनरेट हो सकता है। या फिर क्या जनरेट हो सकता है, सिलीनियम डेरिवेटिव लिया होगा तो Fe नेगेटिव Na पॉजिटिव गिवन हो सकता है। ये कुछ इस टाइप से भी आपको गिवन हो सकते हैं। तो दो पार्ट में आपको सबस्ट्रेट मिलेंगे, सल्फर के और सिलीनियम के। ये आपके सामने एक सबस्ट्रेट मैंने लिख के दिया हुआ है, इसमें आप दो टाइप से रिएक्शन करवा सकते हो। पहला क्या करवाएं, इसके अंदर आप गिलमान रिएजेंट डाल दें। क्या डाल दें, गिलमान रिएजेंट डाल दीजिए। गिलमान रिएजेंट कैसा होता है जनाब, देखिए अगर आपके पास में R2CuLi आपने खूब यूज किया है, R2 गिलमान रिएजेंट हमेशा क्या करता है, कॉन्जुगेट पोर्शन के ऊपर अटैक करता है। अगर कॉन्जुगेट के ऊपर अटैक करेगा तो ये आगे बढ़ेगा और ये और आगे बढ़ जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका जनरेट होगा, वो कैसा दिखाई देगा, इससे आगे गया था, यहां पे आपका क्या आ गया, R आ गया, इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आगे बढ़ा और इस पोर्शन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा। इतना जनरेट होने के बाद में आप इसकी कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसके ऊपर आप डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक साइट डालोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट में आप क्या तो ऊपर वालों का यूज कर सकते हो या नीचे वाले का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने RAC का यूज कर लिया है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन सेंटर से सिलीनियम के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही सिलीनियम के ऊपर अटैक करेगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो C डबल बॉन्ड O। अब देखो अगर आपको यहां पे स्टीरियो को चेक करना है, अगर R वेज पे आएगा तो फिर सिलीनियम पक्का डैश के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि स्टीरियो हमेशा ऑपोजिट होती है किसके केस में, ये 1-2 जो स्टीरियो होते हैं वो ऑलवेज अपोजिट होते हैं किसके केस में, गिलमान रिएजेंट के एडिशंस के केस में, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट्स में। इसलिए अगर 1 मिनट के लिए आप R को वेज के ऊपर मान के चलते हो तो फिर डैश के ऊपर कौन आएगा आपका, सिलीनियम SeR आ जाएगा। और अगर आप डैश के ऊपर R को मान के चलते हो तो फिर वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, आपका सिलीनियम आ जाएगा। इतना करने के बाद में आप इसके ऊपर MCPBA डाल दीजिए, MCPBA डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा बहुत MCPBA काम बिगाड़ता है सल्फर के केस में। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट डाल दिए तो फिर वो जूलिया ओलिफिनेशन की तरफ जा सकता है, वो अगली रिएक्शन अगली क्लास में मैं बात करूंगा। इसलिए पक्का ही इसका एक इक्विवेलेंट ही होना चाहिए ताकि वो एक ही बार ऑक्सीडेशन करे। इसलिए जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहां से डबल बॉन्ड हो, आपको पता है ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में या 19 में आया था, O नेगेटिव ऐसा ही क्वेश्चन आया था। यहां से आपका वेज के ऊपर R था, डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ेगा, ये वाली आगे जाएंगी और ये वाली सिलीनियम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलीनियम के ऊपर शिफ्ट होगा आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका R ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्ड और फिर से डबल बॉन्ड हो। तो ये सारी कहानी जो है वो आपकी इसकी है सिन एलिमिनेशन की है। सिन एलिमिनेशन पहले आपने गिलमान रिएजेंट का यूज किया, फिर आपने सिल एलिमिनेशन करवा दी, आपने डबल बॉन्ड को भी रिटेन कर लिया और आपने R ग्रुप भी लगा लिया। तो ऐसे आप किसी भी सबस्ट्रेट में अगर आपको R ग्रुप लगाना होता है तो मतलब बीटा पोर्शन के ऊपर, और वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप का कंपाउंड है और यहाँ पे एटलीस्ट हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। इस पोर्शन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो उन कंडीशन में आप सिन एलिमिनेशन से जा सकते हैं।
जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बिल्कुल सही बात है, 1/4 ही प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, पक्का ही 1/4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जल्दी से करके बताइए। ये जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए। सॉरी, इससे रिलेटेड अपने 2 नेम रिएक्शन बच जाएंगी और वो दोनों नेम रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ देंगे। एक पीटरसन और दूसरी जूलिया ओलिफिनेशन। पीटरसन से क्वेश्चन आया था 2018 गेट में। ठीक है, नेट में जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको साथ के साथ लिख देता हूँ। फिर आपका एलिमिनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। कोई भेज रहा कह नहीं जा रहा, रिएक्शन नहीं हुई, पागल हो गया वो, कह नहीं जा रहा तो पता नहीं कब पढ़ा दी थी। जल्दी बताएं भाई, क्या कर लोगे? अच्छा, ग्रोव फ्रेगमेंटेशन भी तो बची हुई है। जल्दी ट्राई कर लिया है? क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये नेम रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन है आपका। एलडीए जो हम लोगों ने एल्काइलेशंस पढ़े थे ना नेम रिएक्शन से पहले, वैसा ही तो है। अब देखो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि इस पोजीशन के ऊपर आपका हाइड्रोजन होगा और इस वाली पोजीशन, 2 हाइड्रोजन आपके पास में है। जब आप क्या करवाओगे, एलडीए का अटैक करवाओगे तो यहां से ये वाला प्रोटॉन बाहर निकलेगा और जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेगा आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इस वाली पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन था, इनोलेट जनरेट हो जाएंगे, जैसे आगे बढ़ेगा डबल बॉन्ड आएगा, ओ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। वेज के ऊपर हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी वेज के ऊपर क्या आपका हाइड्रोजन है। इन कंडीशन में चलिए हो गया तो चेक करना हुआ, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे जो एडिशनल बात सोचने वाली है वो ये है
कि अगर मैं इसके ऊपर अटैक करवाता हूं, पीएच एसी और पीएच का जब मैं अटैक करवाता हूं तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज जब वापिस आएगा तो वो एसी के ऊपर अटैक करने वाला है और यहां से ये बाहर निकलने वाला है, सिलीनियम के ऊपर आ जाएगा, ये बाहर निकलने वाला है। अगर ऐसी कंडीशनें हो रही हैं तो फिर ये आपका कैसा आएगा, देखो आपके सिंगल बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, इसका मतलब सारा का सारा सिस्टम जो होगा ना वो बेंट होगा, कुछ इस डायरेक्शन में बेंट रहा होगा। अगर बेंट रहा होगा तो जैसी स्टीरियो आपकी हाइड्रोजन की रही होगी उसी स्टीरियो में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैच होता है। इसका मतलब आपका जो यहां पे बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, ये लीजिए इस पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था और यहां पे आपके पास में क्या था, जैसे ही नेगेटिव चार्ज वापस चलेगा डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, वेज के ऊपर हाइड्रोजन था। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये इस वाली ऐसी फॉर्म में होता है, ये जब ये सिस होते हैं और ये ऑलवेज सिस में ही ज्यादातर एग्जिस्ट करता भी है। इसका मतलब इस स्टीरियो में यहाँ पे जब आपका ऐसी पीएच आएगा तो ऐसी और जो पीएच होगा ना वो वेज पोर्शन के ऊपर आके लग जाएगा। अब आपने क्या करवा दिया जी, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया है, आपने इसके ऊपर H2O2 हीट कर दी है। जब H2O2 डालोगे तो सिलीनियम के क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सीडेशन हो जाएंगे और जब सिलीनियम के ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे वेज के ऊपर सिलीनियम था, यहाँ पे क्या था पीएच था और यहाँ पे इसकी ऑक्साइड थी। ठीक है, अब बताओ आप ही बता दो, क्या एक ही हाइड्रोजन जो है वो इसके सिन है? यस, एक ही हाइड्रोजन है, प्रोटॉन को निकाल लेगा और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना आपका वो कैसा दिखाई देगा, ये लीजिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएंगे। इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन। शायद सब लोगों ने ऐसा ही प्रोडक्ट जनरेट करवाया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक वाला था, ठीक है, यही जनरेट करवाया। बोलो यार नेट वालों, यार ये दिक्कत है यार, आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हो आप, इसलिए फिर लटका जाता है बोर्ड के साथ। ठीक है, देखें अब मैं इसकी बना रहा हूं, यहाँ पे आपके पास में इसको चेयर फॉर्म में बनाना और पक्की SN2 रिएक्शन हो जाएंगी, इसकी एक्सियल वाली फॉर्म को लेके चलना। यहां से आई आएगा, आई बाहर हो जाएगा, SN2 रिएक्शन आपकी हो जाएंगी। जैसे आप SN2 रिएक्शन करवाओगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, आपको पता है ऑलवेज SN2 में इन्वर्जन होते हैं। इस पोर्शन के ऊपर Me आएगा, वेज के ऊपर आयोडीन था, इसका मतलब डैश के ऊपर आयोडीन आपका सिलीनियम आएगा, जस्ट SN2 रिएक्शन होंगी इसलिए यहाँ पे ऐसी पीएच आ जाएगा। फिर आपने इसका क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, H2O2 हीट कर दिया है, इसका ऑक्सीडेशन कर डाले। जैसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे डैश के ऊपर Me था और यहाँ पे क्या आपका सिलीनियम डैश के ऊपर था, पीएच था, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपके पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पोर्शन पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन है, इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर हाइड्रोजन है। चेयर में बनाना छोड़ दें अगर दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। अगर ये कैसे आपके 6, ये आपका एक्सियल के साथ में इक्वेटोरियल लगा हुआ है, वैसे कोई भी रहा हो, ये एक्सियल रहा हो, ये इक्वेटोरियल रहा हो, ये भी आपका फिर कैसा होगा, एक्सियल पे होगा। इसका मतलब आपके पास एक्सियल इक्वेटोरियल में जो डायाहेड्रल एंगल होता है वो 60 का होता है, इजिली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर इजिली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से हम लोग क्या करवा देंगे, अब्स्ट्रक्शन करवा देंगे। यहां से ये बाहर निकल जाएगा और जैसे ही बाहर निकलेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कैसा दिखाई देगा, डैश के ऊपर Me, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार करके बता दो। जल्दी से एक क्वेश्चन ये वाला नेट में आया हुआ है भाई, नेट ने पूछा हुआ पहले, जल्दी से एक बार ट्राई करें इसको। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे डैश के ऊपर आइसोप्रोपाइल था, वेज के ऊपर नाइट्रोजन था, यहाँ पे इसको पहले से ही ऑक्सीडेशन करके दे रखा था, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे वेज के ऊपर क्या आ गया, Me आ गया, और इसको आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर दिया है। दूसरा जो आपके पास में पार्ट गिवन था वो कैसा था, यहाँ पे वेज के ऊपर Me था, डैश के ऊपर आपका क्या लगा हुआ था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और डैश के ऊपर ही क्या लगा हुआ था, NMe2 ऑक्सीजन पॉजिटिव। इसको उसने 160 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर रखा था। जल्दी से बता दीजिए दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी ट्राई कीजिए।
हाई टेम्परेचर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अरे यार सुनीत रंजन दास जी, करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। आपको यहाँ पे टेम्परेचर चेक नहीं करना होता, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन में टेम्परेचर हाई होगा, ऑलवेज हाई होगा। अब आपको तो यहाँ पे ये पहचानना है कि सब्स्टिट्यूटेड बनाऊं या अनसब्स्टिट्यूटेड बनाऊं। देखो यहाँ पे वेज के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन ना होगा। एक मिनट चेयर में इसको ड्रॉ करके देख लो। जब मैं इसको चेयर में ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास में क्या दिखाई देगा कि ये वाला जो, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। जो सबसे बल्कि पार्ट है जो आइसोप्रोपाइल अल्काइल ग्रुप को सेलेक्ट करना, वो अल्काइल ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, पक्का ही इक्वेटोरियल के ऊपर होना चाहिए। इसको इक्वेटोरियल के ऊपर चमका दे, जैसे भी आपको बनाना वैसे बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और ये वाला आपकी फिफ्थ और ये वाली सिक्स्थ रही होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड पोजीशन के ऊपर एन ऑक्साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यहां पे एन रहा होगा, इसके साथ में एमी और ऑक्साइड रही होगी, ठीक है, पॉजिटिव। इसके अलावा एक पोजीशन छोड़ के उससे अगली पोजीशन के ऊपर की तरफ एमी लगा हुआ है, मतलब फोर्थ के ऊपर एमी लगा ऊपर की तरफ। ये अरेंजमेंट आपका चेयर में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है जनाब कि इसके केस में हीट कर रखी है, तो मेरे को तो क्या करना है, यहाँ पे प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो एक प्रोटॉन तो मेरे पास में इस वाली पोजीशन पे रहा होगा। देखो ये अगर इक्वेटोरियल है तो इसके साथ में जो एक्सियल वैलेंसीज रही होंगी वो कितने का एंगल रखेंगी, वो एंगल रखेंगे कितने का, 60 डिग्री का। अगर डायहेड्रल एंगल 60 का होगा तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में भी डायहेड्रल एंगल 60 है और इस वाले के साथ में भी डायहेड्रल एंगल 60 ही है। अब आपको क्या करोगे कि इन दोनों में से अगर निकालने की पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे और एक ही प्रोटॉन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप निकालने की कंडीशंस आपके पास में दोनों आ गई हैं तो ये जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर ये कैसा होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रही होगी वो कैसी होगी, कम होगी, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसी होंगी, हाई होंगी, क्योंकि इसके ऊपर तो प्लस आई लग रहा है, इसलिए इसी को निकालेगा। और जब इसी को निकालेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा वो वेज स्टीरियो वाला प्रोटॉन यहां से निकलेगा, और जब वेज स्टीरियो वाला निकलेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपके पास में होंगे वो कुछ इस टाइप का आएगा। ये लीजिए, आप कोई यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा उसी की तरह बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपके पास, ये था ना आपके पास, इसमें आपके पास में क्या था, इस पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ था। जब एलिमिनेशन होगा तो ऊपर वाला निकलेगा, वेज के ऊपर एमी, ये प्रोडक्ट बनेगा। जब आप इसके केस में निकालने जाओगे तो फिर से आपके पास में अब तो पॉसिबिलिटीज एक ही रह गई, डैश के ऊपर ही तो प्रोटॉन निकलेगा, सेम साइड से ही तो निकलेगा। यहाँ पे तो प्रोटॉन कैसा है, वेज पे निकल ही नहीं सकता, इट मीन्स यही बाहर निकलेगा, और अगर यही बाहर निकलेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट इसमें भी यही होगा और ऊपर वाले में यही होगा। दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट आ रहा था जी, दोनों के केस में कैसा आएगा, सेम प्रोडक्ट ही आएगा। बोलो, इसमें तो वेज पे आ गया, ट्रांस में तो निकलता ही नहीं है, किस में निकलेगा, सिस में। बोल तो दो जल्दी से, क्या किसी को कोई भी डाउट, एनी डाउट? दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, खेल ही नहीं है इसमें, याद रखना। टेम्परेचर के बेस पे थर्मोडायनेमिक एल्कीन का बनाना, इसमें खेल है ही नहीं। खत्म करो उस कहानी को, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे पूछता हूं मैं, आगे 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करते हैं, देखते ही कितने लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। बहुत कमाल क्वेश्चन है ये कैरोथर का क्वेश्चन है, आप सब लोग बताना। सबसे पहले यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला है, LDA डाल दिया है। इसके ऊपर आपने मेथिल आयोडाइड डाला है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ये, मतलब ये सेकंड केस है, पहले LDA फिर मेथिल आयोडाइड। थर्ड केस में फिर से LDA डाला, और फिर आपने फोर्थ कंडीशन में जो डाल दिया है वो पीएच ऐसी पीएच डाल दिया है। और फिफ्थ केस में इसके ऊपर आपने H2O2 डाल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक है, ये टेम्परेचर दे दिया है। दूसरे केस में आपने, ये आपका डैश ऐसा ही है, सेम ही है। इस केस में आपने क्या किया है, पहले केस में आपने LDA डाला,
उसके बाद आपने क्या डाल दिया इसके ऊपर आपने पीएच ऐसी पीएच डाल दिया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपने एलडीए डाल के फिर आपने एमईआई डाल दिया है, और फिर से थर्ड केस में आपने H2O2 करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहानियां रच दी है। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है मेथिल आयोडाइड और आपके रिएजेंट का। ठीक है, आगे बात समझ में, जल्दी से ट्राई कीजिए। हाँ, कोई नहीं सुनीत, अगली बार नहीं होनी चाहिए, एक बार तो गलती हो ही जाती है। छोटा सा बेसिक डिफरेंस है और प्रोडक्ट का बेहद पूरा डिफरेंस है। प्रोडक्ट में पूरा डिफरेंस है, रिएक्टेंट का थोड़ा सा डिफरेंस और प्रोडक्ट में पूरा डिफरेंस। किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है अभी तक। देखिए, करूं मैं स्टार्ट? एक बार जल्दी से 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, इतनी ही देर का क्वेश्चन है। फर्स्ट में एलिमिनेशन तो नहीं हो, क्या ही बात कह दी मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, चलिए यही सुनना था। इसमें आपके पास में 2 प्रोटॉन है, वेज के ऊपर प्रोटॉन है और डैश के ऊपर प्रोटॉन है। आप बताइए सबसे पहले क्या होगा, एलडीए एलडीए बेस और प्रोटॉन निकालेगा। अगर इसमें सेलेक्टिविटी जो ज्यादा होंगी वो डैश वाले प्रोटॉन्स की होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, अब की बार जो आपका अरेंजमेंट है ना, वो कैसा है, जो ये जो ब्रिज गिवन है आपको, वो कैसा गिवन है, सिस गिवन है। तो इसका जो ब्रिज रहा होगा ना, वो ऐसे रहा होगा, दोनों प्रोटॉन नीचे की तरफ पड़े हुए। अगर ऐसा रहा होगा तो फिर जो नीचे वाला फेस होगा ना, वो खाली होगा। इस खाली स्पेस में इजीली आके अटैक कर सकता है एलडीए। लेकिन अगर एलडीए ऊपर से आएगा तो इनके ऊपर में जो कैविटी बन रखी है, क्या बन रखी है, कैविटी बन रखी है, उस तरफ क्या होंगी, हिंड्रेंसेज होंगी। इसलिए पहले केस में ज्यादातर जो सेलेक्टिविटी होती है वो जो ब्रिज की जो आपकी स्टीरियो होती है, उसी स्टीरियो वाले प्रोटॉन को जनरली वो निकालता है। निकालने के बाद में आप पहले यहां से क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, इस पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो क्या ही रह जाएगा, ये इनोलेट बनना है, आगे शिफ्ट होगा, ये आगे चला जाएगा। अगर यहां से डबल बॉन्ड ओ, यहां से क्या आ गया, ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डैश के ऊपर हाइड्रोजन है और यहां पे भी डैश के ऊपर हाइड्रोजन है। अब आप एक बात सोचें, अगर इसकी ये ऐसा बन रखा है, जैसे 5-5 के केस में होता है, ऐसे बन रखा है, और इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया है, तो जब आपका यहां पे आने वाला जो मेथिल आयोडाइड है, ऊपर की तरफ से तो आ ही नहीं सकता। ऊपर की तरफ तो हिंड्रेंस हो रखी है, जैसे मेरा हाथ लगा लो ऐसे, ऊपर की तरफ तो हिंड्रेंस हो रखी है, और हिंड्रेंस हो रखी है तो नीचे वाला स्पेस पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो जिस डायरेक्शन से आपका प्रोटॉन का एलिमिनेशन हुआ था ना, उसी डायरेक्शन से आपका कौन आता है, मेथिल आयोडाइड आता है। और जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होता है, पहला जो प्रोडक्ट बनता है यहां पे, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, ये डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, यहां पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, फिर से यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर से यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या था, ऑक्सीजन था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज चलेगा, मेथिल आयोडाइड के ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो पहले केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एमी, और फिर यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। अब फिर से आपने एलडीए डाल दिया। अगर आपने फिर से एलडीए डाल दिया है तो अब इसके पास में दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं, इसको आना ही किस तरफ से पड़ेगा, हिंड्रेड साइड से आना पड़ेगा, क्योंकि अब भी ऐसा ही है, लेकिन अब इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहां पे एम ही है। इसका मतलब सेकेंड टाइम जब एलडीए आएगा तो वो एलडीए भी क्या करेगा, इसी प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और फिर से इनोलेट बना लेगा। जब वो फिर से इनोलेट बनाएगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, ऑक्सीजन, और यहां पे डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, यहां पे आपका एमी आ जाएगा, और यहां पे आपके डैश के ऊपर क्या थे, हाइड्रोजन थे, और डैश के ऊपर हाइड्रोजन था। अब देखो यहां पे आप एक बात सोचो कि अगर इसकी कैविटी
अगर इसकी कैविटी ऐसी है, अगर इसकी कैविटी ऐसी है तो नीचे की तरफ हाइड्रोजन पड़े ना, अगर नीचे की तरफ हाइड्रोजन पड़े तो फिर से नीचे वाले फेस से क्या होगा, अटैच होगा। अगर फिर से नीचे वाले फेस से अटैच होगा तो जो आपका ACPH, ये वाला जब नेगेटिव चार्ज चलेगा और जो आपका ACPH है उसके ऊपर जब अटैक होंगे तो ये अटैक किया, इसमें ऊपर वाले में होंगे भाई, ठीक है, ऊपर वाला है ना, ये अटैक हुआ और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे ही बॉन्ड खुलेगा तो यहां से जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा ना जनाब, वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का। ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ना वो पक्का ही कौन सी स्टीरियो में आएगा, जो हाइड्रोजन की स्टीरियो रही होगी। जैसे हाइड्रोजन डैश के ऊपर था, हाइड्रोजन डैश के ऊपर था, तो इस केस में आपका डैश पोर्शन से कौन आ जाएगा, आपका ACPH आ जाएगा। और वेज के ऊपर आपका क्या था, Me था। वेज के ऊपर आपका क्या था, Me था। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अगर ये जनरेट हो चुका है तो उसके बाद में क्या होगा आपका, देखिए ये वाला आपका क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, तो इस सिलीनियम का आप क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जा रहा हूं। अगर सिलीनियम का ऑक्सीडेशन दिखा रखा है तो डैश के ऊपर आपका क्या था, ये डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन था। डैश के ऊपर सिलीनियम था, सिलीनियम का ऑक्सीडेशन था, पॉजिटिव था, और यहां पे क्या आ गया, पीएच आ गया। वेज के ऊपर मेथिल था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था। जब आपने हीट किया होगा तो हीट की प्रेजेंस में आपके पास दो प्रोटॉन होंगे, एक तो मेथिल वाला प्रोटॉन है, बोलो कौन सा प्रोटॉन है, मेथिल के पास में प्रोटॉन होगा, उसको भी ये पकड़ सकता है क्योंकि मेथिल का प्रोटॉन तो ऑलवेज उसके सिन होगा। दूसरा कौन सा प्रोटॉन रहा होगा आपके पास में, ये वाला हाइड्रोजन रहा होगा। जब कभी भी इस टाइप का सबस्ट्रेट आपको दिखाई देता है, अगर देखो, अगर यहां पे जो आपको ये वाला ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, ये अगर यहां पे ऑक्सीजन होता है तो फिर ये -I लगाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा देखा गया कि इसका -I डोमिनेट करता है, और जब -I डोमिनेट करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज बढ़ती हैं, इसलिए इस प्रोटॉन का यहां से बाहर, ये वाला प्रोटॉन यहां से क्या करता है, बाहर निकलता है इस डायरेक्शन में। जैसे ये पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट होगी, यहां से सिलीनियम निकल जाएगा, और आपका जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का। यहां पे आपका डबल बॉन्ड, यहां पे आपका ऑक्सीजन, और ये आपका डबल बॉन्ड हो। अगर इस वाली पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ना होता, अगर इस वाली पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ना होता तो फिर वो मेथिल से निकलता। अगर ये सबस्ट्रेट कैसा होता आपका, अगर ये सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप का होता, जैसे आपने खूब रिएक्शन करवाई है, वैसे ऐसा बहुत कम पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पे Me लगा लेना, ताकि आपका दोनों उसी डायरेक्शन में हो, दोनों ग्रुप उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो। तो इस पोजीशन के ऊपर अगर Me लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर डैश के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, ACPH लगा हुआ है, पॉजिटिव O नेगेटिव, और यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन है और यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, तो फिर ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है। फिर वो Me के हाइड्रोजन को ही पकड़ेगा, और जब Me के हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो देखो ऐसा, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और जैसे हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे शिफ्ट होंगी, ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपको वो कैसा दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Me और Me, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, डैश के ऊपर हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है, इसको आपको पहचानना है। लेकिन जब आप सेकंड केस में बात करोगे ना, इस वाले की बात करते हो, तो फिर कहानियां बस सेम है। जैसे पहले मेथिल आया था ना, तो मेथिल वेज पे आया था, तो इस केस में वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, ACPH आ जाएगा, और डैश के ऊपर कौन आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। तो इसकी जब आप ये वाली सारी रिएक्शनें करवाते हो, तो सारी रिएक्शन होने के बाद में सेम मैकेनिज्म चलेगी, कर लोगे। करने के बाद में जब आप पहुंचोगे लास्ट में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, वेज के ऊपर आपका ACPH आएगा, जो पहले केस में आपने लिया है। अगर यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन है और डैश के ऊपर कौन आ जाएगा, आपका Me आ जाएगा। अब बताओ, इस AC में और H में जो आपका ये 180 है, एक वेज के साथ डैश है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में ये दोनों अपोजिट में, तो ये निकलेगा नहीं बाहर, स्टीरियो मैच नहीं कर रही, तो फिर इसको Me वाले प्रोटॉन को ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए इसकी अगर मैं ऑक्साइड बना लेता हूं, पॉजिटिव बना देता हूं, तो जो आपका यहाँ पे जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा
वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का। वो एमी को ही पकड़ेगा। वो किसको पकड़ेगा, एमी वाले को ही पकड़ेगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? समझ गए? किसी को कोई डाउट? ऐसे ही क्वेश्चन नेट में पूछे हुए भी खूब पूछता है। हाँ बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इजी है, बिल्कुल ही इजी है ही नहीं कुछ इसमें। थोड़ा सा आपको माइंड रखना है इसके अंदर, थोड़ा सा बातों को अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए तो आज अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ फ्रेगमेंटेशन, पीटरसन और जूलिया, ठीक है, फिर आपकी एलिमिनेशन खत्म हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नई नई कहानियों के साथ। बता दीजिए जल्दी से किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है जल्दी से कमेंट करें। ओके, थैंक यू भाई। चलिए ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।